अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय सीमा कुशवाहा जी से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आए। लोग बड़े बेसब्री से आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई समान अनुरागी जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लास्ट टाइम भी उन्होंने आमंत्रित किया था और हमारी पूरी कोशिश थी कि मैं उनके कार्यक्रम में पहुँचूँ, लेकिन उस समय हम किसी बेटी के लिए थाने में फ़ाइट कर रहे थे और थोड़ा सा स्वभाव की ज़िद्दी हूँ, तो था कि SHO कह रहे थे कि कल आना मैडम। मैंने कहा FIR तो आज ही होगी। तो लास्ट टाइम के लिए माफ़ी, लेकिन इस समय आप लोगों से मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। श्रीमती अलका वर्मा मैम, आपको सुना बहुत ही अच्छा लगा। हमारे अलका सिन्हा मैम, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। सर, आप को भी हमें अभी सुनने का मौका मिलेगा। एंड रिंकू जी को भी मैंने सुना। रीमा वो कंचन जी हैं, रीमा जी को सुना मैंने। मिश्रा जी को भी संचालन में सुन रही थी। मनोज सिन्हा सर को सुना, उनका जो गायन था बहुत ही अच्छा था। मैम बता रही थी कि जल्दी नहीं गाते हैं, लेकिन अगर आज आपने गाया है तो निश्चित आप प्रसन्न होंगे। आपको सर, दोनों लोगों को हाँ मैंने सुना कि उनकी कविताओं में वो एक दर्द झलकता है कि हम अपने गांव अब लौटना चाहते हैं, ये दिल्ली हमें सूट नहीं करती है। लेकिन अब ये लड़ाई जब हमें शासन सत्ता हर चीज़ की लड़नी है, तो गांव को भी हम दिल्ली में ला सकते हैं। हम दोनों काम कर सकते हैं। साथ ही अगर आज की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो निश्चित रूप से हम लोग फाइट कर रहे हैं। भोजपुरी भाषा भी हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें उसको शामिल किया जाए। 22 भाषाएँ ऑलरेडी शामिल हैं। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है, मेरा जो अपना मानना है कि भाषा जो है 20% आपके कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का माध्यम है। आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपकी सहेली, हर चीज़ ये इशारा करती है कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं और हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो फाइट एक बहुत बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी फाइट है कि ब्रिटिश यहाँ पर आए, रूल किए, उन्होंने अंग्रेजी को हम पर इम्पोज करने की कोशिश की और उस अंग्रेजी के वजह से आज हमारे प्रतिभाशाली जो नवयुवक छात्र छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं एक एलीट के वजह से अपने आप को अभी भी एक गैप में महसूस करते हैं और अपनी प्रतिभा का सही से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोर्ट कचहरी में भी मैं देखती हूँ ये बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो मुझे लगता है कि किसी भाषा की भी मोहताज नहीं है। आप अपने आप को स्थापित कर ही लेंगे। मैं भी एक बहुत छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की रहने वाली हूँ। हमारे गांव की मैं पहली बेटी थी जिसको 8th क्लास के बाद 9th क्लास में पढ़ने के लिए एक छोटी सी पंचायत टाइप की पिताजी को बैठालनी पड़ी, क्योंकि गांव से बेटियों को 2.5-3 किलोमीटर पढ़ने भेजा ही नहीं जाता था। तो ये जो लड़ाई थी मेरी घर से, गांव से, समाज से शुरू हो करके दिल्ली की अदालतों तक मैंने उस बेटी के लिए लड़ी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। अनुरागी जी निर्भया के पेरेंट्स के साथ काम कर रहे थे। मैं जब इनसे नहीं मिली थी, इनसे हमारी थोड़ी बाद में मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले हमारे आंदोलनों में जब निर्भया के लिए फ़ाइट कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन के पास थी मैं। सवाल यही थे कि आखिर इतनी दरिंदगी क्यों? हम देश की 49% आबादी के साथ ये हीनता क्यों, ये दोहरा बर्ताव क्यों? जबकि जिस भारत में हम देवियों की तरह हम कहते हैं समाज में बाकी स्थापित नहीं कर पाए, उन सारी चीज़ों को हम क्यों नहीं समाज में प्रैक्टिकली कर पा रहे, स्थापित कर पा रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों पे मेरा जो अपना रिसर्च है, मेरे पास जो केस आते हैं या मैं और लोगों से भी बात करती हूँ कि ये समस्या है क्यों।
तो मैंने जो महसूस किया है कि एक परिवार के अंदर हम चाहे देश की बात कर लें, हम धर्म की बात कर लें, हम अपने जाति को आगे करने की बात कर लें, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो हमारी मानसिकता बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण के साथ साथ दोहरा बर्ताव भी है। एक समाज में अगर भारत में परिवार जैसी संस्था एग्जिस्ट कर रही है तो उसके दो पहिए हैं, दो ध्रुव हैं, जिसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है। लेकिन जब वो बच्चे उस घर में होते हैं, बेटा और बेटी के रूप में, तो मेरा जो बेटा है उसकी परवरिश हम कर रहे हैं, उसको बाहर भेज रहे हैं, उसको एक्सपोजर मिल रहा है, वो दुनिया को समझ रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो जिम जा रहा है। हमारे गांव के नुक्कड़ पर, हमारे दिल्ली के अगर सड़कों पे चाय की जो टोपरी वगैरह होती है वहाँ देखेंगे, जब चुनाव का टाइम होता है, या चाहे निर्भया केस की बात कर लें, या अभी पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे बच्चे जो लड़के हैं वो डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं। उतनी संख्या में क्या 1-2% हमारी बेटियां क्यों नहीं दिख रही हैं? इस पे हमने कभी सोचा? हमारे घर में टेलीविज़न चल रहा है, न्यूज़ चल रहे हैं, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, या समित पात्रा या सब लोग डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ? हम अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के, जब रिश्तेदार आएंगे, हमारे दोस्त आएंगे, हमारे पिताजी हैं तो वो अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि देखिए अब किसकी सरकार बनेगी, देश की इकॉनमी नीचे चलेगी, देश की संसद में ये हुआ। उस समय हमारे घर की स्त्री किचन में चाय बना रही होती है, और जब वो चाय लेकर के आती है, टेबल पे रखती है, तो उसके पति के दोस्त कहते हैं भाभी जी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, भाभी जी चाय बहुत अच्छा बनाती। और उस समय हमारी बेटी को हम कहते अंदर जाओ पढ़ो जा करके। ये कड़वी सच्चाई है कि जिस बेटी को आपने कमरे में भेज दिया, जिस स्त्री को आपने किचन से बाहर नहीं निकलने दिया, आप उठेंगे सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे देश में क्या चल रहा है, वो स्त्री न तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कैसे उसको दुनियादारी पता चलेगी? क्या वो अपनी बेटी को एम्पावर्ड बनाएगी? एम्पावर्डनेस, कभी भी सशक्त होना सिर्फ किताबों के अध्ययन से नहीं आता, मैं ऐसा मानती हूँ। अगर ऐसा होता तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली बेटियाँ, हमारी निर्भया भी एम्पावर्ड थी बहुत, वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि हमने जो दायरे बनाए हैं हमारे समाज में, एक बेटी को खूबसूरत दिखना है क्योंकि शादी नहीं होगी, उसको पतला रहना है, उसको कम बोलना है। जिस बेटी को कम बोलना है, जिसको आपने शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होने दिया, आप कैसे उम्मीद करोगे कि जब वह रोड पर निकलेगी और 4 लड़के 2 लड़के उसको कमेंट करेंगे, छेड़ेंगे, वो क्या उनसे फाइट करेगी? ये कानून बहुत बाद की चीज़ है। हम गलतियां अपने परिवार में परवरिश में कर रहे हैं। हमने अपनी बेटियों के साथ खुद क्राइम किया है, इसीलिए हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है। एक बेटे को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? आज रेपिस्ट को बचाने वाला उसका परिवार कैसे खड़ा हो जा रहा है, जबकि वो स्त्री जो अपने बेटे को बचाने के लिए, वो फादर जो खड़ा हो रहा है, वो भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि उसकी बेटी जब घर से बाहर जा रही है तो वो सुरक्षित है। लेकिन ये तो एक तरफा समाज है ना। फिर हमने कुछ नहीं बनाया, वेद पुराण साहित्य इतिहास लेखन साहित्य लेखन में हम सब कुछ तो आप लोगों ने लिखा, पुरुषों ने लिखा। अगर ये सारी चीज़ें इतनी ही अच्छी थी तो फिर समाज में विकृतियाँ कहाँ से आ गई? समाजवाद में जातिवाद कहाँ से आ गया? समाजवाद में धर्म कहाँ से आ गया? ये तो किसी स्त्री ने नहीं बनाया, परमाणु बम किसी स्त्री ने नहीं बनाए, देश के बॉर्डर्स किसी स्त्री ने नहीं बनाए। ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये डिबेट होनी चाहिए कि जब हम स्त्रियों ने कुछ नहीं गढ़ा और हमको 2म दर्जे का बना दिया जो हम ही जन्म देते हैं, वो चीज़ कितनी दर्दनाक होगी ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कड़वा सच है। एक स्त्री अपने गर्भ से जन्म लेने वाली बालिका की हत्या कर देना चाहती है, क्यों? और उसी अपने गर्भ से एक बेटे को जन्म दे करके गौरवान्वित महसूस कर रही है। ऐसा क्यों समाज बना है? क्योंकि ये हमारी मानसिकता पैट्रियार्टिक सिस्टम ने बनाई है। और मेरा ये मानना है कि हम मातृ सत्तात्मक समाज नहीं चाहते हैं, लेकिन जो पितृसत्तात्मक समाज की खामियां हैं उसमें हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं। जो उसमें कमियां हैं उसमें सुधार होना चाहिए ना।
अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसके लिए आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये पूरी सत्ता का संचालन पुरुष ही बेटर ढंग से कर सकते हैं, तो फिर कमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लीजिए, एक स्त्री को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। बहुत लोग कहते हैं, अच्छा आप लोगों को ये थोड़ा मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि हम वो बातें हाई फाई नहीं करना चाहते हैं कि हमने निर्भया को न्याय दिला दिया। नो डाउट 4 लोगों को मैंने फांसी दिलाई है, लेकिन अभी भी निरंतर वैसे ही क्राइम हो रहे हैं। तो कमियां कहाँ हैं? समाज के अंदर। समाज भी बाद में है कंचन जी, पहले परिवार। हम अपने परिवार, बेटी इस देश की क्या पूरे विश्व की बेटियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे ओबीसी समाज की हो, उसकी स्थिति घर में एक जैसी है। और ये हमारा अनुभव इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे पास जो केस हैं वो हर जाति की बेटी के हैं। मैं कभी भी कैटेगरी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई महिलाओं के लिए है। और निश्चित रूप से जिस परिवार में एक स्त्री सशक्त है वो परिवार प्रोग्रेस करता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक पुरुष नौकरी कर रहा है, एक पुरुष बिजनेस कर रहा है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है, भले ही कोई स्त्री अगर नौकरी नहीं कर रही है, लेकिन कम से कम उस स्त्री से जब वो उस माँ से एक बेटा या बेटी सवाल करती है कि माँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो वो स्त्री कहती है पापा आ जाएंगे पूछ लेना। ऐसा क्यों? वो पापा के आने के इंतजार करे बच्चे। कम से कम अगर वो स्त्री घर को मेंटेन कर रही है, उसको इतना तो कोऑपरेट कीजिए, इतना तो पढ़ने दीजिए, इतना तो बोलने दीजिए, जिससे आपके बच्चे कल घर से बाहर जा कर के डिबेट डिस्कशन कर सके, अपने मुद्दों की बात कर सके। स्त्री को बोलने दिया, बच्चों को, छोटे बच्चों को बोल दिया तुम चुप रहो, बड़ों का सम्मान करना सीखो। बड़ों ने इतना सम्मान लिया है हमारे समाज में कि अपने चीज़ें अपने बच्चों पे स्थापित कर दी, अपने बच्चों को उन्होंने प्रोग्रेसिव नहीं बनने दिया, नए आइडियाज नहीं आने दिए। सम्मान अलग चीज़ है, लेकिन अगर बेटा प्रश्न कर रहा है, उसकी इंडिविजुअल, उसका व्यक्तित्व है, डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए। नए विचार तब तक नहीं आएंगे जब तक हम, अगर अंबेडकर जी ने जो लिखा, 150 साल का समय हो गया, दूसरा अंबेडकर क्यों पैदा नहीं हुआ? हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हम गांधी जी की बात करें, दूसरे गांधी जी क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम फॉलोवर तो बन गए हमने, लेकिन अपने समाज के क्रिएटिव आइडियाज को रोक रखा है। भारत कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा अगर हमारे परिवार की स्त्री मजबूत नहीं होगी। ये कड़वा सच है। हम कितना भी भाषण दे लें, पार्लियामेंट में दे लें, कहीं पर भी दे लें, तो ये हमें अपनी बेटियों को डिबेट डिस्कशन करें, वहाँ पर बैठा लें। और मेरा ये अपना मानना है कि चाहे वो हाई स्कूल, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, PhD की जो डिग्री है वो कभी भी एक इंसान के व्यक्तित्व को बहुत सशक्त नहीं कर सकती। वो करेगा उसका संघर्ष, उसका एक्सपोजर, जितना वो दुनिया को समझेगा, बाहर निकलेगा, संघर्ष करेगा, जहाँ पर ज़रूरत होगी लड़ाई करेगा। और अगर हमने ये नहीं करने दिया, क्योंकि हर चीज़ की तो ठेकेदारी, माफ़ कीजिएगा, पुरुषों ने ले रखी है। हमारे पार्लियामेंट में हमारे क्या आइडियाज़ हैं? महिलाओं के लिए कानून बनाने वाला कौन है? पुरुष। देश में हमारी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, GDP, सब कुछ तो आपने निर्धारित कर रखा है, फिर क्यों समस्याएं हैं ये? तो इसमें हमें ओपिनियन मेकर बनना है कि हम चाहते हैं कि हमारे सर्वोच्च संसद जो है, पार्लियामेंट, उसमें महिलाएं 3 हैं इस टाइम जस्टिस। क्यों? क्या हमारे अंदर टैलेंट नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर जातियों के बीच भी है, कंपटीशन एलीट के साथ भी है यहाँ। तो फिर महिला तो सबसे निचले दर्जे पर आ गई, वो कभी फर्स्ट जेंडर नहीं बन पाई। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि कभी भी कोई भी समाज, सभी लोग अपने, आजकल OBC की भी लड़ाई चल रही है, दलित अपने मुद्दों को लेकर के, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे जिस दिन 49% आबादी फ्रंट पर आ गई। उसको नहीं मतलब है जातिवाद से, उसको मतलब नहीं है धर्म से। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक स्त्री शादी करने के बाद अपना टाइटल चेंज नहीं कर लेती। अब पहले फादर का टाइटल, सरनेम लगता है, शादी के बाद इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ जाती है उस इंसान को एक्सेप्ट करती है, उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करती है। तो इंटेलेक्चुअल तो ज़्यादा स्त्री हुई ना, डाइवर्सिटी को तो वो एक्सेप्ट कर रही है।
पूरी लाइफ जहाँ पर 20-25 साल एक कैसा सिस्टम है कि हम एक परिवार में रहते हैं माँ बाप भाइयों के साथ, अचानक से हमें एक ऐसे परिवार में जाकर के एडजस्ट करने को कहा जाता है जहाँ कोई हमारा जानने वाला नहीं होता और पूरा जीवन हम निकाल देते हैं। और अगर वहाँ पर कभी कभी दहेज जैसी समस्याएं हुई तो पता चला हमारी बेटियाँ पंखे पर झूल रही हैं, कभी हमारी बेटियाँ रो रही हैं बैठी। फेसबुक चलाती हूँ मैं, एक बार रात में करीब 11 बजे का टाइम था, इनबॉक्स देख लिया, एक इतनी प्यारी सी लड़की, उसका मैसेज आया कि मैम मुझे मेरे पति ने थप्पड़ मारा। अंदर से पता नहीं क्यों एक दर्द हुआ, एक अंदर से गुबार सा रोना आ गया कि क्यों हमें कोई क्यों मारेगा, क्या हम पिटने के लिए बने, अस्तित्व तो हमसे तुम्हारा है और हमारे ऊपर तुम्हारा कब्जा है और कब्जा इस हद तक कंट्रोल। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये विडंबना है और समाज को ये बदलना होगा। अगर ये सारी चीज़ें हमने परिवार में कर ली, अपनी बेटी को पढ़ने दिया, बोलने दिया, घर में अगर उसको झगड़ा करने दिया, मैं बता रही हूँ वो बेटी सिर्फ बाहर फाइट करके नहीं आएगी, आपको प्रूफ करेगी। लोग कहते हैं कि मेरा सम्मान करते हैं, मैं कहती हूँ अगर जो लोग भी मुझे सम्मानित करना चाहते हैं या करते हैं, पहले अपनी घर की बेटी को उसको फ्रीडम दीजिए, उसको आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर मैं अपने परिवार में अपने फादर से क्वेश्चन नहीं करती, अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करती, अपने गांव के लड़कों को नहीं पीटती लड़ाई झगड़े में, तो शायद मैं आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर रही होती। क्योंकि जो बेटी बोलेगी नहीं वो कैसे किसी वकील से लड़ेगी सामने खड़े होकर के मुकदमा। लेकिन जब एक सीमा लड़ करके निकल आती है तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन अपने घर की बेटी को बोलते हैं कम बोलना है। तो इन सारी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि निर्भया की अगर बात करें तो मैडम आपने जो बताई सारी चीज़ें, और पूरा देश क्या विश्व भी जानता, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। निर्भया से मेरा एक अटैचमेंट, जब मैं पहली बार उनके घर गई और उनका फ़ोटो देखा, उनके मदर फादर ने बहुत संघर्ष किया, जिसका मैं सम्मान करती हूँ कि एक पेरेंट्स को इस हद तक लड़ना चाहिए। लेकिन मैं उस उनकी प्रतिमा के सामने, फ़ोटो के सामने आधे घंटे तक खड़े होकर के मैं रोई भी हूँ। मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये बहुत बेटियों के साथ हो रहा, और मैं क्या ऐसा करूँ। सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो वकील थे हमारे, AP सिंह तो सिर्फ मीडिया में थे, एक्चुअल में जो और भी एडवोकेट्स थे उनकी प्रैक्टिस 30-35 साल की थी। मुकेश सिंह जो इसमें से एक कन्विक्टेड था, उसका जो भी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की तो उस पर बहस करने के लिए जब वो आर्टिकल 32 में मैटर गया उसको रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो अंजना प्रकाश जी हैं जो कि पटना हाई कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं, वो बहस में खड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में रवेका जैन जी खड़ी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में उनका नाम आया, 35 साल की उनकी वकालत है। मैं एक गांव से निकली हुई साधारण परिवार की, कृषक परिवार की बेटी थी। ये फाइट मेरी उन सब लोगों के साथ थी, लेकिन कानून की इस हद तक स्टडी कर रखी थी मैंने। नो डाउट मुझे एक्सपोजर नहीं मिला था, नो डाउट मैं एलीट नहीं थी, लेकिन संविधान ने जो अधिकार दिए उसकी लड़ाई हमने एक्चुअल तरीके से लड़ी। और हमें लड़ाई लड़ते वक्त सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमने ये कंपटीशन करना है तो किताबें पढ़नी है, अगर सिस्टम में खामियां हैं तो सिस्टम से लड़नी पड़ेंगी। निर्भया केस में भी सर, अगर मैं ये सिस्टम से नहीं लड़ती तो कभी उन चारों दरिंदों को फांसी नहीं होती, क्योंकि इतने लूप होल्स हैं, इतनी कमियां हैं। और जब उन कमियों पे बात करते हैं तो डिबेट डिस्कशन टेलीविज़न में हो रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। अरे बदलाव करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन पड़ी हुई है 8-10 साल से, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, मीडिया में बाइट दे रहे हैं। हाँ, बेटियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो है उस काम को करिए, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, हम इन्फोर्समेंट चाहते हैं। अदरवाइज आपने 2013 में निर्भया की डेथ के बाद बहुत कानून बना के रख लिए, इन्फोर्समेंट नहीं है। ज़मीन पर आप देखिए, आज भी एक SHO नहीं तैयार होता है FIR प्रॉपर लिखने के लिए। उसके लिए हाथरस कांड आप लोगों ने देखा, हाथरस में जो बिटिया के साथ हुआ, उसके साथ उन्नाव में 2 दिन पहले हुआ है। दिल्ली के मेरे पास मैटर हैं, परिवार के अंदर रेप हो रहे हैं, रिलेटिव्स रेप कर रहे हैं।
तो ये सारी मानसिकता, और तो और सर क्या बात करें, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के ऊपर हैरेसमेंट का आरोप लगा था। अपना ट्रायल खुद ही कर लिया उन्होंने और अपने आप को एक्विटल कर लिया। तो ये मानसिकता जब वहाँ बैठी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत बड़ी संसद है, वो बहुत बड़ा न्याय का मंदिर है, वहाँ पर भी अन्याय हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर अन्याय है तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई अन्याय ना कर सके। रोकना बहुत बात की बात है, तो अन्याय ना हो, अन्याय ना कर सके कोई, अपने घर की बेटियों को और अब साथ ही साथ अपने बेटों को, बच्चों को भी हमें संस्कार देने हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको हम ये क्यों सिखा रहे हैं। हम उनको, अगर वो देर से घर से बाहर से आ रहे हैं, उन पे सवाल करिए कहाँ थे आप। बेटी से हम बता रहे बेटा 7 बजे के बाद माहौल ख़राब है, लेकिन हमारे घर के बेटे किसी और के घर की बेटी के लिए भी तो डर पैदा कर रहे हैं ना, उस पर हम नहीं सोचते हैं। तो और साथ ही साथ मैं अगेन अनुरागी जी को बोलूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जी आपने बोला डेफिनेटली आपके साथ हम बैठ कर के काम करेंगे अगर आप चाहेंगे। साथ ही मैंने अपना एक ट्रस्ट बनाया है, समृद्ध भारत ट्रस्ट। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम हर उस देश के घर तक पहुँचे जहाँ हमारा 3 साल का बेटा या बेटी हो चुके हैं, उनके परिवार तक पहुँचे, उनके माँ बाप तक पहुँचे। ये लड़ाई हमारी हो सकता है 20-25 साल तक की हो, लेकिन उन बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि एक समस्या ये भी है कि पोक्सो एक्ट के जब मैटर आते हैं, बेटी 16.5, 17, 18 साल की से कम की है, और बेटे भी उसी एज ग्रुप के हैं, 18, 19, 20, 21 साल के। जब वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको भी पूरी लाइफ 20-25 साल ज़िंदगी उनको जेल में बितानी है। तो हमारे वो बच्चे क्यों क्राइम कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उनकी अवेयरनेस ज़रूरी है। अदरवाइज परिवार तो वो भी बिखरता है जिस परिवार के बच्चे क्राइम कर रहे हैं। तो कमियां तो एज ए सोसाइटी हम में है ना सर, कमियां तो एज ए फैमिली हम में है ना, कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाए। कानून बहुत बात की चीज़ है कि ये सब अगर हमने कर लिया तो शायद फिर भी अगर कोई क्राइम करता है तब वो कानून आता है कि उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन पहले हम ये समाज तो सुधार लें। तो ये इन सारी चीज़ों पर वर्क करने की बहुत आवश्यकता है। आप सभी लोगों ने हमें बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंश्योर करती हूँ कि हाथरस केस में भी मैं उस बिटिया को न्याय दिला के रहूँगी, और हमारे पास जितने भी मैटर हैं उन सबको मैं हैंडल कर रही हूँ। और आप लोगों में से किसी को भी अगर कभी भी किसी बेटी की स्पेशली सहायता चाहिए हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, उनके कोई केस हो, तो अनुरागी जी हैं, उनके माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हम सभी के साथ खड़े हैं सीमा के लिए। ना कोई देश है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, मानवता, और उसी के लिए मैं फाइट करती हूँ। धन्यवाद।